नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। 5 तारीख को एक एनकाउंटर होता है जिसकी चर्चा अभी तक चल रही है। 10 तारीख पूरे हो चुके हैं, 11वां तारीख है, लेकिन तब भी मंगेश यादव एनकाउंटर कांड जो है वो लगातार चर्चाओं में है। कुछ ऐसे सवाल जो लगातार घूम रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या ये एनकाउंटर सच में फर्जी तो नहीं। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। एसटीएफ की टीम अपनी वाहवाही लुटा रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी कुख्यात अपराधी को गोली मारकर अगर गिरा दिया जाता है तो ये कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन इसके उलट जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ साथ परिवार के भी अपने कई ऐसे सवाल हैं। ये पूरा एनकाउंटर एक सवाल के घेरे में नजर आ रहा है। अब मंगेश यादव हत्याकांड कह दें या एनकाउंटर जो है ये क्यों चर्चाओं में है, आज इस पर बात करेंगे। हालांकि ये वीडियो काफी लेट हो रहा है, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट और आप लोगों के कहने पर हम इस वीडियो पर बात कर रहे हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, वो किसी भी जात का हो, लेकिन कानून अंधा नहीं होना चाहिए। अब सोचने की बात है कि हमारे देश में अदालत जैसी चीज है, वकील है, कोर्ट है, जज है, इसके बाद भी रोड पर दौड़ाकर किसी भी अपराधी को जान से मारना कितना सही है। मतलब एक सवाल तो हो ही सकता है कि अगर किसी अपराधी को पकड़ने की नीयत से उस पर गोली चलाई जा रही है तो पैर के नीचे चलाई जाती है, मतलब निचले हिस्से में चलाई जाती है गोली, ताकि गोली लगकर जो अपराधी है, जो डाकू है, जो डकैत है, वो भाग ना पाए। लेकिन मंगेश यादव के केस में ये बताया जा रहा है कि उसको कुल 4 गोलियां लगी हैं और चारों गोलियां पैर के ऊपर हिस्से पर लगी हैं। तो ये पूरा जो पकड़ने की नीयत से ये गोली नहीं चलाई गई थी, इस तरीके के सवाल हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं। क्या वो सवाल है वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल सुल्तानपुर में 28 अगस्त को 1.5 करोड़ की चोरी होती है। भरत सोनी एक बहुत फेमस सोनार की दुकान है, या ये कह दें बहुत फेमस सुनार वाले हैं, उनकी दुकान पर 1.5 करोड़ की चोरी होती है और कुछ लोगों को इस चोरी के नाम पर जो है वो कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश में जो है वो पकड़ा भी जाता है और कुछ लोग अपने आप से भी जो है वो आकर आत्मसमर्पण जैसी चीज करते हैं। अब इस पूरे केस में एक नाम आकर रुक जाता है, वो है मंगेश यादव। मंगेश यादव को लेकर बहुत ऐसी चीजें हैं। ये बताया जा रहा है, परिवार वालों का ये कहना है कि 2 तारीख को घर से करीब 2 बजे सिविल यूनिफॉर्म में कुछ लोग आते हैं और मंगेश यादव को उठाकर ले जाते हैं। उसके 3 दिन बाद 5 तारीख को उसका एनकाउंटर का एक स्वांग रचा जाता है, एक नाटक रचा जाता है। अब इस पूरी कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि एसटीएफ क्या बताने की कोशिश कर रही है। वो जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है जिसने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया है, वो क्या कहानी रच रही है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है और सरकार क्या कह रही है। तो एसटीएफ जो टीम बनाई गई है, वो एसटीएफ जो है वो सवालों के घेरे में है। और एसटीएफ के जो टीम लीडर हैं डीएसपी डीके शाही, उन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एसटीएफ में ये लीडर के रूप में डीके शाही जो थे, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब डीके शाही को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये जिन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, इनकी जो पत्नी है वो भाजपा से जुड़ी हुई हैं। भाजपा के महिला मंच की कोषाध्यक्ष गोरखपुर से हैं इनकी पत्नी रितु शाही। तो ये हैं उनके भाजपा के तार डीके शाही के। इसके अलावा ये जो पूरा एसटीएफ ने एनकाउंटर का ये जो स्वांग रचा है, उसमें एक बाइक का जिक्र है। ये बताया जा रहा है कि जो मंगेश यादव है वो बाइक से रात में भाग रहा था जौनपुर, और तब एसटीएफ की टीम को ये टिप मिलती है कि मंगेश यादव भागने वाला है, और एसटीएफ जो है, एसटीएफ की टीम वहां पर मौके से पहुंच जाती है और भागते हुए मंगेश यादव को गोली चलाकर पकड़ने की कोशिश करती है। और मंगेश यादव ने भी जो है वो गोली चलाई और मंगेश यादव गोली चला रहा था, और इस आपसी मुठभेड़ में किसी को नुकसान नहीं हुआ। एसटीएफ टीम में से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ और मंगेश यादव को पकड़ने में एसटीएफ टीम सफल रही। ये एसटीएफ की कहानी है। उन्होंने ये तक बताया कि मंगेश यादव के पास से कुछ असलहे बरामद हुए जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं आई। उन्होंने ये बताया कि उसके पास एक बैग था अमेरिकन टूरिस्टर का, उसमें नाइकी का बैंड था और 3 महंगे ब्रांड के टी शर्ट और 1 महंगी ब्रांड की जो है वो शॉर्ट्स थी उनके पास। उसके अलावा अमेरिकन टूरिस्टर का बैग था, उस बैग में कुछ किलो चांदी भी बरामद हुई। इस तरीके की चीज़ वो एसटीएफ की टीम बता रही है। लेकिन इसके उलट परिवार वालों का ये कहना है कि 2 ही तारीख को जो है वो सिविल यूनिफॉर्म में कुछ लोग आकर मंगेश यादव को उठाकर ले गए थे। अब चोरी को लेकर उसकी बहन का ये कहना है कि जिस दिन चोरी हुई उस दिन मंगेश यादव
उसकी जो बहन है उसके स्कूल में गया हुआ था, फीस वगैरह जमा किया हुआ था, इस तरीके की चीज़ परिवार वाले बता रहे हैं। लेकिन अब फिर से सवाल वहीं पर आ जाता है कि जिस देश में बुलडोजर जैसी चीज़ों को धर्म देखकर चलाने पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो अगर जाति देखकर किसी का एनकाउंटर हो रहा है तो ये हम क्यों ही ना एक्सेप्ट कर लें। मतलब हमारे देश में लगातार बुलडोजर नीति का विरोध होता रहा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर वो तमाम मानवाधिकार के लोग जो ये कहते रहे कि किसी का भी आशियाना सिर्फ शक के बिना पर नहीं रौंद दिया जाना चाहिए, उसको मिट्टी और मलबे में नहीं मिला देना चाहिए। बुलडोजर जस्टिस कोई जस्टिस नहीं है, इससे किसी को न्याय नहीं मिलता, बल्कि परिवार का आशियाना छिन जाता है। किसी परिवार का एक लड़का अगर लखैरा निकल जाता है, गुंडा मवाली निकल जाता है, तो उस परिवार के बुजुर्गों को और बच्चों को क्यों ये सजा मिले कि घर जो है उनसे छिन जाए, घर को मलबे में मिला दिया जाए। अगर कोई गुंडा है, अपराधी है, तो आज ही तो बना नहीं होगा, कई सालों से रहा होगा, और तब तक उसका घर जो होता है वो गैर कानूनी नहीं होता। लेकिन अचानक से वो घर गैर कानूनी तरीके से बन जाता है, और अगर वो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से आता है तो उसका घर फट से जो है वो गिरा भी दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर नोटिस भी चिपका दी जाती है, 24 घंटे के अंदर घर भी गिरा दिया जाता है। जब हमने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, जब हमने धर्म के आधार पर घर गिरते देख लिया, तो अब जाति के आधार पर एनकाउंटर क्यों नहीं बर्दाश्त करते। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये जो पूरा एनकाउंटर हुआ है, इस पर विपक्ष ये कह रहा है कि ये जाति के आधार पर जो है वो एनकाउंटर हुआ है। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी जो डकैती है उसका जो मास्टरमाइंड था विपिन सिंह, उसने अपने आप को सरेंडर किया। 28 तारीख को ये पूरी घटना होती है, उसके बाद 2 या 3 तारीख को जो है ये विपिन सिंह अपने आप को जाकर सरेंडर करता है। इसको पूरा मौका मिलता है, ये जाकर सरेंडर करता है। इसके अलावा इस पूरी डकैती में कई ऐसे लोग हैं जिनको सरेंडर करने का मौका मिला या जिनको पैर पर गोली मारकर पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मंगेश यादव ही था जिसका फुल एनकाउंटर किया, जिसको मार दिया गया। तो अखिलेश यादव का ये कहना है क्योंकि जो मंगेश है उसके नाम के बाद यादव लगा हुआ है, इसलिए इस तरीके की चीजों में जानबूझकर जाति देखकर जो है वो काउंटर किया गया है। अब ये इसलिए है क्योंकि जो विपिन सिंह है जिसने अपने आप को सरेंडर किया था, जिसको मौका मिला था सरेंडर करने का, उस पर 34 मुकदमे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसे सरेंडर करने का मौका मिला। और मंगेश यादव पर सिर्फ 7 मुकदमा था। हालांकि कोई भी अपराध बड़ा और छोटा नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस पर 7 मुकदमा है उसको एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, और जिस पर 34 मुकदमे हैं उसे सरेंडर करने तक का मौका दिया जा रहा है। ये कई ऐसी चीज है। ये जो विपिन सिंह है, इसके अलावा कई और सिंह, कई और ठाकुर हैं जिनको सिर्फ पैर पर गोली मारकर जो है वो पकड़ लिया गया, लेकिन मंगेश यादव को एनकाउंटर कर दिया गया। अब ये जो एनकाउंटर है उसको कुछ लोग सही भी मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई बेईमान है, तो उस पर अगर इस तरीके का न्याय होता है तो इसमें क्या गलत है। गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि हमारे देश में कानून जैसी व्यवस्था बनी है, कोर्ट कचहरी बना हुआ है, सड़कों पर इंसाफ जो है वो किसी तरीके से सही नहीं है। और सड़कों पर इंसाफ अगर हो रहा है तो सारी कचहरियों पर ताला लगा देना चाहिए और सारे वकीलों को एक मानदेय देकर घर बैठा देना चाहिए, क्योंकि न्याय जब सड़कों पर ही होने लगेगा, न्याय जब खाकी वर्दी के बंदूक से ही होने लगेगा, तो फिर कोर्ट की क्या जरूरत, वकील की क्या जरूरत। जैसे बुलडोजर नीति गलत है, वैसे ही सड़कों पर एनकाउंटर भी अपने आप में गलत है। अगर कोई अपराधी है, अगर कोई चोर है, बेईमान है, डकैत है, उसको भी एक मौका तो मिलना ही चाहिए कि वो अदालत में अपनी बेईमानी का जो है वो सबूत दे सके, अपने आप को बचाने के लिए अपनी दलील दे सके। लेकिन अब मंगेश यादव तो जिंदा बचा नहीं, तो वो अब इस बात की दलील भी नहीं दे सकता। अगर उसके साथ कुछ हुआ भी नहीं होगा तो वो बता भी नहीं सकता कि मैंने ये डकैती नहीं की थी। सेम ऐसा ही कुछ एनकाउंटर वाले चीज़ों पर जब हम ताली बजाते हैं तो आपको हैदराबाद वाला कांड तो याद ही होगा, जब प्रियंका नाम के एक डॉक्टर के रेप के केस में 3 लोगों को सड़क पर गोली मारी गई थी हैदराबाद में। तब बाद में पता चला था कि वो तीनों तो उस रेप के हिस्से भी नहीं थे, फिर भी उनका एनकाउंटर हुआ था। और कुछ लोग थपथपा रहे थे पीठ और ये कह रहे थे कि अरे ऐसा ही होना चाहिए, फैसला ऑन द स्पॉट, इस तरीके की चीज़ की ताली बजाई जाई थी, सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि वो 3 निर्दोष थे। हमारे देश का कानून ये कहता है कि भले ही 100 दोषियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन एक निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए। उसी देश में अगर एनकाउंटर नाम की कोई चीज चल रही है, और इस तरीके के एनकाउंटर जो लगातार सवाल के घेरे में है, अब इस पर भी जांच होगी और जांच होने के बाद पता चल पाएगा कि कौन सही था, कौन गलत था, एनकाउंटर कितना सही था, एनकाउंटर कितना गलत था। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ कि किसी को भी सड़क पर गोली मार देना इस देश की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ है।
उसको पकड़ा जाना चाहिए था, उसको न्यायिक हिरासत में रखना चाहिए था। कोर्ट है, जज है फैसला देने के लिए। फैसला ऑन द स्पॉट के नाम पर गोली मारना सही नहीं है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत फैसला है। बाकी बहुत सारे लोग आकर मुझे कमेंट में गाली दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर से ये बात साफ कर रही हूँ कि अगर कोई दोषी है भी, उसको भी अपनी दलील देने का मौका मिलना चाहिए। कहीं प्रियंका रेड्डी वाले केस की तरह किसी निर्दोष को एनकाउंटर के नाम पर, पीठ थपथपाने के नाम पर गोली ना मार दिया जाए। इसलिए जरूरी है कि इस तरीके की चीजें हों। तो अब हम चलेंगे उन सवालों की तरफ कि मंगेश यादव एनकाउंटर पर कौन से ऐसे सवाल उठ रहे हैं और उस सवाल उठना वाजिब क्यों है। लेकिन उससे पहले ये बता देती हूँ कि जो लोग लगातार बुलडोजर नीति के साथ खड़े रहते हैं, वो लोग एनकाउंटर नीति का भी सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था तभी मजबूत हो पाएगी जब खाकी वर्दी को ज्यादा ताकत मिलेगी, उसके पास इतनी ताकत हो कि वो किसी को भी राह चलते गोली मारकर न्याय दे दे। वो लोग इस चीज के साथ खड़े होंगे। लेकिन फिर से मैं वही बात दोहराती हुई बता देती हूँ कि अगर जाति, धर्म, मजहब के आधार पर न्याय होने लगे तो ये गलत है। ये इसलिए भी गलत है क्योंकि हमारे देश में जाति के आधार पर राजनीति तो होती ही रहती है। मतलब अगर किसी का एनकाउंटर हुआ है तो इस बात की चर्चा हो रही है कि वो इस जाति से आता है इसलिए उस पर एनकाउंटर हुआ है, तो ये और चिंता की बात है। और मंगेश यादव सिर्फ एक जाति से आता था इसलिए उस पर एनकाउंटर किया गया है, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि गोमती नगर केस तो सबको पता है कि कैसे कई मंचलों ने एक दंपत्ति को चिढ़ाने के प्रयास से उन पर पानी फेंका था और उनको पानी में घसीटने का प्रयास किया था। उसमें दर्जनों भर लोग नजर आ रहे थे उस सीसीटीवी फुटेज में। लेकिन जब योगी जी विधानसभा में बोलने जाते हैं तो आरोपी के दो नाम बताते हैं, एक मुस्लिम और एक यादव, और बताते हैं कि ये दो सद्भावना वाले लोग हैं और इनके लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। ये वही राजनीति है जो पहले धर्म के आधार पर की जा रही थी और अब जाति के आधार पर की जा रही है। इसीलिए इस चीज की चर्चा हो रही है और इसीलिए ये ज्यादा चिंता का विषय है कि हमारे देश में आरोपियों की भी अब जाति देखी जा रही है और ये कितना गलत है। मतलब आप सोच कर देखिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा इंसान इस तरीके की मानसिकता रखे तो क्या ही कहा जा सकता है। खैर छोड़िए, हम मंगेश यादव एनकाउंटर पर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी बात करते हैं। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि मंगेश यादव ने अगर चोरी की थी, डकैती की थी, तो वो भागा क्यों नहीं, अपने घर पर लेटा हुआ क्यों मिला? उसको भाग जाना चाहिए था उसके तमाम दोस्तों की तरह, लेकिन वो घर पर ही लेटा हुआ क्यों मिला था, ये बड़ा सवाल है। वो सारा पैसा कहाँ गया? वो गन, वो हथियार जो पुलिस को मिला वो कहाँ गया? लूट का सारा माल कहीं एसटीएफ की टीम या तमाम लोग तो गटक नहीं गए क्योंकि पैसा तो दिखाया नहीं जा रहा है। अगर कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है, कुछ लोगों का एनकाउंटर कर लिया गया है, कुछ लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो वो सारा पैसा कहाँ गया? जो 1.5 करोड़ का सोना और चांदी चोरी हुआ था वो कहाँ गया? लूट का माल कहाँ है, ये एक सवाल है। मंगेश यादव के पास हथियार कहाँ से आया? देश में अगर कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है और उत्तर प्रदेश में और भी बेहतर है तो किसी अपराधी के पास असलहे और हथियार कहां से आ जा रहे हैं, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि मंगेश यादव डाका डालने के बाद फरार क्यों नहीं हुआ, अपने घर आराम से लेटा क्यों था? तीसरा ये है कि मंगेश यादव के घर से कोई माल बरामद क्यों नहीं हुआ? अगर उसने डकैती की थी, मंगेश यादव को अगर पुलिस ने घर से उठाया तो फिर उसके बाद एनकाउंटर क्यों किया? एसटीएफ के पास मंगेश यादव था मान लेते हैं, या पुलिस की टीम के पास मंगेश यादव था, तो फिर एक अलग से कहानी रचकर, एक कॉन्स्पिरेसी बनाकर फिर उसे एनकाउंटर करना कितना सही है? चौथा सवाल यह है कि पुलिस बोल रही है कि मंगेश यादव दूसरी डकैती की योजना बना रहा था घर पर बैठकर, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर, ये एक सवाल है। अगर उस पर गोली चलाई थी तो एनकाउंटर के समय पुलिस, अब ये जब पूरी कहानी हो गई तो पुलिस जो एनकाउंटर वाली वीडियोस और फोटोज आ रही हैं उसको दिखाकर सवाल हो रहा है कि अरे भाई, जो नामी डकैत था जिसके पास 50,000, 1 लाख का जिस पर इनाम था, आप उसको पकड़ने जा रहे हैं और अपनी सुरक्षा की जो एनकाउंटर की जो फोटो सोशल मीडिया पर हो रही है उसमें कोई बुलेट और जो डीके साई, माफ कीजिएगा, वो कोई स्लीपर। तो अगर मंगेश यादव भाग रहा था तो डीके शाही चप्पल से दौड़कर पकड़ रहे थे, डीएसपी साहब चप्पल से दौड़कर पकड़ रहे थे। सबको पता है कि स्लीपर में दौड़ना कितना मुश्किल होता है, और अगर वो स्लीपर में दौड़े और पकड़ लिया तो भाई तारीफ के काबिल है। इसके अलावा जो स्पेशल
टास्क टीम बनी थी उसने सुरक्षा के लिए ना कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, स्लीपर पहना हुआ है। ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। बाकी इस एनकाउंटर को लेकर जांच कमेटी बन गई है। जांच कमेटी का जो कुछ भी सामने आता है वो हम आपको बताएंगे। बाकी यूपी में एनकाउंटर का किस्सा तो ऐसा है, कुछ सही भी इनकाउंटर होते हैं और कुछ फर्जी भी होते हैं। फर्जी इनकाउंटर भी उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है और अच्छे एनकाउंटर भी उत्तर प्रदेश के इतिहास का हिस्सा है। नमस्ते, मैं पल्लवी, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हम लोग प्ले स्टोर पर भी हैं, तो भारत एक नई सोच के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।